नमस्कार। आज आप सबको देवनागरी लिपि के विषय में बताऊं। देवनागरी लिपि अर्थात विद्वानों में एक मत नहीं है। विद्वान लगातार देवनागरी नामकरण को लेकर कि प्राचीन नाम इनका क्या रहा होगा, प्राचीन रूप इनका किस प्रकार से रहा होगा, उस पर बराबर लोगों में मतभेद बनी हुई है। लेकिन हम देखें कि देवनागरी लिपि कहीं नंदी नागरी के नाम से जाना गया, कहीं नागर से नागरी लिपि का निर्माण हो गया होगा, ऐसा इस प्रकार से मत दिया गया। कहीं नाग लिपि से नागरी लिपि बन गया होगा, इस प्रकार से कई मत दिए गए। तो हम देखें कि नागरी लिपि का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। कि नागरी लिपि की प्रारंभिक स्वरूप को हम देखें, कहा जाता है कि जो नागरी लिपि है इनका जो जन्म होता है वो उत्तर भारत में, लेकिन नागरी लिपि से संबंधित जो प्राचीनतम लेख है वो दक्षिण भारत में मिलते हैं। जिस प्रकार कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजय लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात द्वीप नवखंड, तो उसी प्रकार की भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ। लेकिन हम नागरी लिपि की बात करते हैं तो इनका जन्म उत्तर भारत में होता है, लेकिन इनसे संबंधित जो प्राचीनतम अभिलेख है वो हमें दक्षिण भारत में मिलते हैं। और दक्षिण भारत में कहाँ मिलते हैं कि राष्ट्रकूट के जो राजा दंती दुर्ग के सामनगढ़ में, वहां दंती दुर्ग के सामनगढ़ अभिलेख में मिलते हैं 754 ईस्वी में। फिर उसके बाद हम देखिए इसी राष्ट्रकूट के राजा गोविंद तृतीय के 780 ईस्वी में पैठण और वड़ी गांव नामक जो अभिलेख क्षेत्र है वहां ये दान पत्र से ये अभिलेख प्राप्त होता है। फिर हम गोविंद तृतीय देखें, इसी में राष्ट्रकूट, ये गोविंद द्वितीय है, ये गोविंद द्वितीय। उसके बाद गोविंद तृतीय के दो अभिलेख हमको दो मिलते हैं जो प्राचीनतम अभिलेख है दक्षिण भारत में 794 ईस्वी और 808 ईस्वी में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि से संबंधित जो प्राचीनतम अभिलेख है वो बहुत पहले से मिल रहे हैं। उसके बाद देखें कि ध्रुवराज अभोगवर्ष, इनके जो शिलार वंशी सामंत है कुल शक्ति, उनके 3 दान पत्रों से 835, 743 और 851 के दान पत्रों में देवनागरी लिपि के प्रारंभिक स्वरूप का कहीं न कहीं से पता चलता है। फिर हम देखिए तो दक्षिण भारत की बात रही, चूंकि कहा गया है कि इनका जन्म उत्तर भारत में हुआ, लेकिन इनसे संबंधित प्राचीनतम लेख दक्षिण भारत में मिलते हैं। लेकिन हम उत्तर भारत में इनसे देवनागरी लिपि से संबंधित सबसे पहला अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ कि कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्र पाल प्रथम के दिधवा दबौली नामक क्षेत्र में 898 ईस्वी के दान पत्र में ये उल्लेख हुआ है। फिर हम देखें, ये तो रही देवनागरी लिपि का जो प्रारंभिक स्वरूप की बात हमने की। अब देखें इनका आधुनिक स्वरूप कैसा है। प्राचीनतम स्वरूप तो हमने देख लिया कि दक्षिण भारत में इनसे संबंधित प्राचीन अभिलेख मिलते हैं, लेकिन इनका जन्म हुआ है उत्तर भारत में। तो इनसे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि देवनागरी लिपि जन्म के साथ ही पूरे भारत में सर्वत्र फैल गई थी और यह इसकी लोकप्रियता का बहुत बढ़िया प्रमाण हम कह सकते हैं, ज्वलंत प्रमाण कहा गया है। फिर हम देखें नागरी का आधुनिक स्वरूप। जिस प्रकार संस्कृत भाषा के विकास में हम देखते हैं संस्कृत से पाली हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश से हिंदी, जिस हिंदी का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार लिपि की दृष्टि से भी हम देखें इसमें जो विद्वान है, भाषा विद्वान, वो मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि मूल लिपि है, ब्राह्मी से फिर गुप्त हुआ, गुप्त से कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से फिर हम देखते हैं देवनागरी लिपि का जन्म होता है। हमने लिख भी दिया है संस्कृत, संस्कृत से फिर पाली, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी और फिर ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल और देवनागरी। तो इसके भी प्रमाण आपके सामने रखा जा रहा है। देखिए कि इसकी लोकप्रियता ही रही होगी जिसके कारण महमूद गजनवी ने, उस समय के जो तात्कालिक मुस्लिम शासक हुए, उन्होंने अपने महमूद गजनवी ने महमूदपुर जो वर्तमान में लाहौर क्षेत्र अर्थात पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, वहां से सन 1017 ईस्वी में उन्होंने एक
चांदी का एक सिक्का चलाया और उस सिक्के के एक पीठ पर देखिए क्या लिखा गया है कि अव्यक्त में का मोहम्मद अवतार नृपति महमूद, है ना। एक पीठ पर चूंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं तो एक पहलू में उन्होंने लिखा कि अव्यक्त में का मोहम्मद अवतार नृपति महमूद और दूसरी तरफ उन्होंने लिखा अयम टंकम महमूदपुर घटिले हिजरियन संवती 418 छपा था। तो इस अभिलेख को देखने से पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो देवनागरी लिपि की लोकप्रियता को ही देखकर जो महमूद गजनबी है उन्होंने इस देवनागरी में जो लिखे हुए शब्दों को, इनकी लोकप्रियता को देखकर ही अपने सिक्के में स्थान दिया होगा। अब आप सबको बताऊं देवनागरी लिपि की विशेषताएं। जिस प्रकार कहा जाता है कि प्रत्येक संतान, प्रत्येक माँ बाप को अपनी ही संतान प्रिय होती है, ठीक उसी प्रकार लोगों को भी अपनी ही भाषा, अपनी ही लिपि, अपनी ही संस्कृति, अपनी ही परंपरा प्रिय होती है। लेकिन जो व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, जो किसी भी विषय के लिए पहले से सोच के रखे हो ऐसी बात नहीं है, तो ऐसे लोग पूर्वाग्रह से, जिन लोग ग्रसित नहीं है, पूर्वाग्रह से रहित हैं, उन लोग किसी भी भाषा या किसी भी लिपि या किसी भी देश या किसी भी व्यक्ति के बारे में वो जो अच्छाई है तो अच्छाई को भी बताएंगे, अगर उसमें गुण है तो गुण को भी, और दोष है तो दोष को भी बताएंगे। ठीक उसी प्रकार देवनागरी लिपि के संबंध में भी ठीक ऐसा ही हुआ है कि जो विश्व के तमाम ऐसे जो भाषा वैज्ञानिक हैं, वो भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि जो देवनागरी लिपि है वो वर्तमान में जितनी भी लिपि है उन सभी लिपियों से सर्वाधिक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक पूर्ण तरीके से इस लिपि को बांटा गया है। तो जो पहले कहा गया कि अपने संतान की भांति अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, तो जो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, जिन लोग स्वच्छ मानसिकता के हैं, उन लोग सच्चाई को स्वीकारने में उनको किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। और अगर हम भारतीय ही कहते हैं कि देवनागरी लिपि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है तो उसमें शंका होती, लेकिन यहाँ विदेशी विद्वान ये मानते हैं कि मोनियर विलियम्स की बात करते हैं, जिन्होंने फोनोग्राफी अर्थात शीघ्र लिपि पर जिन्होंने अनुसंधान किया, वो मानते हैं कि जो देवनागरी लिपि है वो विश्व की आधुनिक जो वर्तमान में जितनी भी लिपि है उन सभी लिपियों में सर्वाधिक वैज्ञानिक है और सुस्पष्ट कहा गया है। तो इस प्रकार से इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताओं को बताऊं, कह रहे हैं कि पहला कि यह भाषा के अंतर्गत आने वाली अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों और वर्णों से संपन्न है। जो देवनागरी लिपि अधिक से अधिक भाषा के अंतर्गत आने वाली अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों वर्णों से संपन्न। हम देखें एक तरफ रोमन लिपि अंग्रेजी की बात करें 26 वर्ण है और हिंदी में हम देखें 52 वर्ण है। दूसरी है कि इसकी वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया गया, उच्चारण स्थान के आधार पर। हम देखें कि जो व्यंजन है क ख ग अंगा, मतलब जो 5 वर्ण है क च ट और त और प, तो सबको एक निश्चित उत्पत्ति सभी वर्णों की हुई है। किसी की कंठ से, किसी की मूर्धा से, किसी की तालु से, किसी की दंत से, किसी की ओष्ठ से, मतलब उसको पूरे ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इनके स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। फिर इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ण है जिसमें परस्पर भ्रम की कोई संभावना नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। जैसे हम अंग्रेजी में देखें के और सी, इधर टी, सबका मतलब क्या इसमें भ्रम रहता है। हम टा के लिए टी का प्रयोग करें या टा के लिए टी का प्रयोग करें, है ना, और उसी प्रकार यहाँ क के लिए, तो उस प्रकार की भ्रम हमारी हिंदी में बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी की लिपि देवनागरी में इस प्रकार की भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर कहा जाता है कि इसकी वर्णमाला और वर्तनी को एक बार सीख लेने के बाद आपको कहीं भी हिज्जा या उसको स्पेलिंग को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर ब्राह्मी की उत्तराधिकारी होने के कारण समस्त भारतीय लिपियों में कहीं ना कहीं समानता दिखाई देती है, कहीं ना कहीं उसमें एक रूपता दिखाई देती है। मतलब एक ही जैसे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो समानता
है कि चाहे वो मराठी की बात हो, उड़िया की बात हो, तेलुगु की बात हो या और अन्य भाषाओं की बात हो, कि कहीं ना कहीं उसमें समानता दिखाई देती है। फिर कह रहे हैं कि इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। मतलब एक बिंदी का भी अगर हम इसमें उपयोग कर रहे हैं तो उस बिंदी का भी, जैसे यहाँ हम लिख दिए हिंदी, तो हिंदी में एक जो बिंदी लगाए हैं उस बिंदी का भी निश्चित है उच्चारण करना ही होगा। कोई भी यहाँ साइलेंट जैसे वर्ड नहीं है, जैसे अंग्रेजी में रहता है नाइफ, आप के से प्रारंभ करते हैं, साइकोलॉजी पी से प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से यहाँ किसी भी प्रकार से साइलेंट वर्ड अर्थात गुप्त वर्ड नहीं है। जो भी हम लिखें, अगर एक बिंदी का भी, हिंदी का सबसे बड़ा आपको शब्द बताऊं, किम कर्तव्य विमूढ़, उसमें भी हम जितनी भी बिंदी का प्रयोग किए सभी का उच्चारण अनिवार्य है। फिर इसमें बताते हैं कि इसमें प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग से स्वतंत्र मात्रा चिन्ह है, जिसके प्रयोग के द्वारा स्वर युक्त व्यंजनों अर्थात सिलेबस के उच्चारण के अनुसार ही स्वरों में, अक्षरों में लिपिबद्ध किया जा सकता है। प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए, जैसे अ के लिए ये, आ के लिए ये, है ना, इस प्रकार से, और ए के लिए, फिर ए के लिए इस प्रकार से, ई के लिए छोटी ई इस प्रकार से, बड़ी ई इस प्रकार से, सबके लिए एक निश्चित मात्रा चिन्ह है जिसमें परस्पर भ्रम की कोई संभावना नहीं है। और हम देखें कि इस लिपि में लिखित शब्दों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य है, जो आपको किम कर्तव्य विमूढ़ बताया। फिर यह लेखन एवं वाचन दोनों ही दृष्टियों से सरल एवं सहज है। तो इस प्रकार से देखें इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और बताते हैं कि यह अक्षरात्मक लिपि है और इस लिपि के अद्यतन विकास की अंतिम कड़ी है। लगातार हम देखें कि जो यह लिपि है वो अक्षरात्मक लिपि है, बिल्कुल अक्षर सहित हम लिखते हैं, कहीं प्रकार कोई छिपा हुआ शब्द नहीं है, छिपा हुआ अक्षर नहीं है। और फिर हम देखें कि यह जो लिपि है वो संस्कृत की भी लिपि है, प्राकृत की भी लिपि है, पाली की लिपि है, अपभ्रंश की लिपि है, हिंदी की लिपि है ना, और भी अन्य भाषाओं की भी लिपि हो सकती है, इतना ये क्षमतावान है। और यहाँ हम देखें कि आज राष्ट्रीय लिपि का भी कहीं ना कहीं इनको दर्जा प्राप्त है। कहा जा रहा है कि भारतीय वाङ्मय की एक महत्वपूर्ण शाखा तंत्र है जिसकी बहुत सारी बातें देवनागरी के ही वर्ण विन्यास पर निर्भर है। मतलब देवनागरी लिपि को लेकर ही बहुत सारी जो रचनाएं हैं, वाङ्मय का मतलब है साहित्य, साहित्य मतलब बहुत सारी जो रचनाएं ऐसी है कि वह देवनागरी लिपि के वर्णमाला पर ही आधारित है। इस प्रकार हम देखें कि देवनागरी लिपि का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है और कहीं ना कहीं इसको जो वर्तमान में जितनी भी लिपियां हैं उन सभी वर्तमान लिपियों से ये सर्वाधिक पूर्ण और संतुलित और वैज्ञानिक लिपि है। तो मुझे जहां तक लगता है आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे हमने प्रारंभिक स्वरूप देखा, आधुनिक स्वरूप देख लिया, देवनागरी लिपि की विशेषताएं भी देख लिया। तो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।